नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन पर डे डील करेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज पहला वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है। और अभी तो हम केवल 2 शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2 से लेके हमको उसको 10 तक पहुंचाना है, यानी पर डे हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया करेंगे मेंस के। यदि आप यूपी पीसीएस मेंस 2024 या फिर यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको 2025 का पेपर देना हो, मतलब 25 में आपको मेंस देना हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। इसलिए अगर आप अपना 20 मिनट लगाते हैं तो इस वीडियो में आप आंसर राइटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार है कि मेंस आंसर राइटिंग विद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके साथ आपको मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक आप मेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप मेंस लिखेंगे नहीं, तब तक आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आपका क्लियर नहीं होने वाला। इसीलिए आप करते क्या हैं, आप तैयारी करते हैं प्री की हमेशा, और प्री ही आपका लुट जाता है। तो सबसे पहले आप अपना मेंस प्रिपेयर करिए। यदि आप 24 का मेंस लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। इसलिए अपना 20 मिनट खर्च करके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने का प्रयास करिए, हो सकता है आपके भविष्य में बहुत काम आए। तो हम सीधी बात करते हैं, अपने समय को लॉस नहीं करते हैं यहाँ पर। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से या फिर मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा क्रैश कोर्स है स्टडी फॉर्म में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9918 57 96 46 पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप करते समय अपना नाम और प्लेस दोनों इंट्रोड्यूस करिएगा। आप है इस वीडियो में मेरे यानी सीखे के साथ। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस द्वारा 2023 में हमसे पूछा गया और इसका उत्तर हमको 8 नंबर में लिखना था। 8 नंबर में उत्तर लिखने का मतलब क्या है, कमीशन ये कहता है कि आप 8 नंबर के उत्तरों को 125 वर्ड में लिखें। तो देखिए, आंसर लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हम जब किसी भी क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं मेंस में, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का की पॉइंट जानना होता है, हमें करना क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो क्या है कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न में 3 की पॉइंट है। पहला क्या है, क्षेत्रवाद, यानी हमको बात किस पर करनी, क्षेत्रवाद किसमें, भारत के विकास में। मानी विकास क्या होता है, किस प्रकार, यानी बाधाएं, यानी हमारा आंसर जो है इन 3 पॉइंटों पर फोकस होके होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विकास। तो आप ये जानिए विकास होता है क्या। विकास का मतलब देखिए अलग अलग अर्थों में अलग होता है, लेकिन हम जब सामूहिक विकास की बात करते हैं, किसी राज्य के विकास की बात करते हैं, किसी राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के विकास महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। दूसरा हमारा क्या होता है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। और तीसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है राजनीतिक विकास। यानी ये 3 महत्वपूर्ण विकास के आयाम हैं। अगर ये इसमें से कोई भी एक नहीं हो रहा है तो हम विकास के पैमाने पे उसको खरा नहीं मानते हैं। तो चलिए, इस आंसर के पहले हम फॉर्मेटिंग को करते हैं। देखिए, इसका डिटेल आंसर जो है मैं ग्रुप में लिख के डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। लेकिन पहले हम इस आंसर को समझते हैं हमें करना क्या है। तो देखिए, हमारे पास 3 चीजें हैं, क्षेत्रवाद, विकास और बाधाएं। तो देखिए, पहले बात समझिए कि बाधाएं कौन कौन सी आएंगी क्षेत्रवाद के कारण। तो देखिए, पहला जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, आर्थिक असमानताएं। क्या आएगा, आर्थिक असमानता। देखिए, जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो परेशान मत हो, मैं इसका डिटेल आंसर आपको ग्रुप में दे दूंगा अंग्रेजी माध्यम में, आप वहां भी इसको पढ़ लीजिएगा। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानताएं मतलब क्या होगा कि देखिए, क्षेत्रवाद से क्या होगा, आर्थिक असमानताओं का जन्म होता है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो संसाधनों का असमान वितरण होगा। क्या होगा, असमान वितरण होगा। मैं आपको केवल बता रहा हूँ डिस्कशन के पॉइंट पे, उत्तर लिखना कैसे इस पे बाद में। फिर क्या होगा, इससे विकास असंतुलित होगा। विकास क्या होगा, असंतुलन की अवस्था पैदा होगी। और राष्ट्रीय विकास पर क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रवाद के कारण। राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव प्रभाव कैसा पड़ेगा, ये प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। यानी क्षेत्रवाद के कारण क्या होता है कि आर्थिक असमानताओं का को जन्म देता है। पहले हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा, राजनीतिक अस्थिरता आती है। राजनैतिक, देखिए राजनीतिक और राजनीतिक दोनों वर्ड सही है, कंफ्यूज मत होइएगा।
राजनीतिक अस्थिरता को जन्म मिलता है। किससे? तो क्षेत्रवाद के कारण। फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा क्या है उसमें? सामाजिक विखंडन। सामाजिक विखंडन को बढ़ावा मिलता है, यानी वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा इसमें? राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की उपेक्षा होती है। विकास के लक्ष्यों की उपेक्षा की जाती है या होती है क्षेत्रीयता के कारण। फिर हमारा क्या होता है? क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि होती है। फिर हमारा क्या होगा? मानव पूंजी का ह्रास होता है। मानव पूंजी का ह्रास होता है। अब देखिए, मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए हैं, इसी 5 पॉइंट पर आपको एक बढ़िया डायग्राम बना के इसी 5 पॉइंट को इलाबोरेट करके आपको 125 वर्ड में अपना आंसर लिखना है। जैसे आपने लिखा तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बड़े आराम से 4, 4.5, और आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको 5 मार्क्स तक भी प्राप्त हो जाएंगे। अब चलो हम एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो जो मैंने पहले पॉइंट लिखे थे। तो आप इस पॉइंट को अपने पास नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या था? मैंने लिखा था आपसे, आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है। आर्थिक असमानताएं यानी क्षेत्रीय के कारण क्या होता है कि संसाधनों का असमान वितरण होता है। संसाधनों का असमान वितरण होगा। देखिए, ये भाषा है। अब इसमें आप अपने शब्दों में, संसाधनों में असमान वितरण, संसाधनों में असमान वितरण। दूसरा क्या होगा? राष्ट्रीय विकास पर नकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रीय विकास पर नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। ठीक। राजनीतिक अस्थिरता वाले पॉइंट में आप क्या लिखिए? राजनीतिक अस्थिरता वाले पॉइंट में मैं डबल डबल रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिरता पर देखिए, इसमें क्या हुआ? गठबंधन सरकारों का, गठबंधन गठबंधन सरकारों का वर्चस्व, सरकारों का वर्चस्व होता है। यानी ये राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या होते हैं? हावी हो जाते हैं। लगातार नीतियों में परिवर्तन होता है। लगातार नीतियों में परिवर्तन, लगातार नीतियों में परिवर्तन होता है। क्षेत्रीयता के कारण क्या होता है कि सरकारें जो होती हैं वो जल्दी जल्दी आती हो जाती हैं। इससे क्या होती है? कोई सटीक व्यापक नीति नहीं बन पाती। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण ये होता है कि राजनीतिक सत्ता का विखंडन होता है। राजनीतिक सत्ता का विखंडन होता है। राजनीतिक सत्ता का विखंडन हो जाता है इससे। ठीक। ये हमारा अलग पॉइंट हो गया। अब आते हैं सामाजिक विखंडन वाले पॉइंट पे। सामाजिक विखंडन। देखिए, सामाजिक विखंडन वाले पॉइंट में हम 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को जिसका जिक्र कर सकते हैं। पहला क्या होता है? विभाजनकारी पहचान, विभाजनकारी पहचान की राजनीति, विभाजनकारी पहचान की राजनीति। जैसे आप जानते हैं कि भारत एक समृद्ध और बहुलता वाला देश है। जैसे कहने का मतलब कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? बिहारी, उड़िया या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो उससे क्या होता है? विभाजनकारी राजनीति की जन्म देता, उसका विखंडन का पहचान होता है। फिर हम अपने अगले पॉइंट करते हैं, सामाजिक तनाव और संघर्ष। सामाजिक तनाव और संघर्ष को जन्म होता है। संघर्ष को बल मिलता है चाहे जन्म होता है। जैसे मान लीजिए, महाराष्ट्र में, मुंबई में बिहारियों के साथ उत्पीड़न किया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे क्या होगा? सामाजिक तनाव होगा बिहारियों और मराठियों के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ह्रास होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ह्रास होता है। जैसे मान लीजिए, कोई एक महत्वपूर्ण राज्य है और वो केवल केवल हिंदी भाषी राज्य है। अब वहां पर कोई उड़िया आ जाए या फिर वहां पे कोई तमिल का बंदा आ जाए तो उससे क्या होगा? वो भाषाई रूप से वहां पे क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। अब उसके अधिकारों का वहां पे क्या होगा? ह्रास होगा। अब अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की उपेक्षा। राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की उपेक्षा, के लक्ष्यों की उपेक्षा। देखिए, राइटिंग मैं आपको जब लिख के दूंगा उसमें साफ साफ रहेगा, तो यहाँ मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना हो। इसमें क्या होता है? देखिए, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय उद्देश्य बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय उद्देश्य, बनाम राष्ट्रीय उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं या क्षेत्रीय जो विकास के मुद्दे होते हैं उसको राष्ट्रीयता पे क्या दिया जाता है? तो बल दिया जाता है। तो ये भी क्या होगा? हमारे पास क्षेत्रवाद कई बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर इससे क्या होगा?
राष्ट्रीय परियोजनाओं में देरी आती है, राष्ट्रीय परियोजनाओं में देरी आती है। अब होता क्या है कि जब क्षेत्रीयता की भावना जन्म हो जाती है या क्षेत्रीय राजनीति हावी होती है, तो जो राष्ट्र के जो प्रमुख परियोजनाएं होती हैं उन पर क्या होता है, देरी होती है। इससे भी क्या होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लास्ट पॉइंट, क्षेत्रीय संघर्ष की वृद्धि, क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि, क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि। जैसे इसका एग्जांपल लिखना हो, ये क्या होता है, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। जैसे आप मणिपुर हिंसा ले लीजिए, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें अगर लिखना हो, तनावपूर्ण संबंध, तनावपूर्ण संबंध राज्यों के बीच में, तनावपूर्ण संबंध राज्यों के मध्य में। जैसे आप देखते होंगे कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी का विवाद हो जाता है, कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी का विवाद हो जाता है, तो ये एक समस्या होती है। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि होती है। और एक सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मानव पूंजी का ह्रास होता है, मानव पूंजी का ह्रास हो जाता है। तो जानते हैं, देखिए जब क्षेत्रीयता हावी होती है, क्षेत्रीयता हावी होने से क्या होता है, प्रतिभा का प्रवासन होता है, प्रतिभा का प्रवासन होता है। यानी जो प्रतिभा जिस क्षेत्र में रहती है, अगर उसको उचित मूल्य ना मिले, उसको उचित विकास ना मिले, तो वो प्रतिभा क्या करती है, वहां से पलायन कर जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि मानव पूंजी में जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, कौशल विकास। क्योंकि जब वहां पर तनाव स्थिति होगी तो कौशल कुछ सीखेगा नहीं, तो वो कौशल का भी क्या होता है, ह्रास होना शुरू हो जाता है। जितने मैंने आपको पॉइंट बताए, इस पॉइंटों को अगर आप ध्यान में रख के अपने उत्तर को फ्रेम करते हैं और इसको एक भाषाई रूप से अच्छे से अगर आप प्रेजेंट कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपको 8 में से 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। देखिए आयोग में आपको जो प्रश्न लिखना होता है उसके लिए आपको 9 मिनट मिलता है। अब इस 9 मिनट में आपके पास अगर पॉइंट रहेंगे तो आप उत्तर को बड़े आराम से 4 से 5 मिनट में लिख लेंगे। लेकिन आपके पास पॉइंट ही नहीं रहेंगे तो आप कितने देर लिखिए, आप अपने उत्तर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक उत्तर की जो है रूपरेखा थी। इस उत्तर का जो है ये मैंने पॉइंट बताया, इस पॉइंट पे अपने उत्तर लिख के आप ग्रुप में क्या करिएगा, पोस्ट जरूर करिएगा। आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए वीडियो को, फिर लिखिएगा। मैं आपको अगला वीडियो जो है, एक अगला जो है क्वेश्चन जो है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चनों की बात की थी, अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि यदि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 9918579646 पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय अपना नाम और प्लेस जरूर लिखिएगा, और यदि आपको बात करना होगा तो करिएगा, मैं आपसे बात भी करूंगा। लेकिन आप तुरंत मैसेज करेंगे, तुरंत बात ना होके आपसे बात थोड़ी देर बाद जरूर होगी। चलिए आते हैं आज के दूसरे प्रश्न के ऊपर। देखिए महासागर संसाधनों का भंडार है, एक संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इसका मतलब ये कोई फेमस कोट होगा या फिर किसी समिट में ये कहा गया होगा, क्योंकि जो बातें ऐसे कही जाती है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर जोर देकर लिखना होता है। तो देखिए इस प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ पर ये सिंपल सा प्रश्न है, महासागर संसाधनों का भंडार है, ठीक। तो हमारे पास 2 महत्वपूर्ण जो चीजें यहाँ पे कीवर्ड है वो क्या, संसाधन, किसका, महासागर संसाधनों का भंडार है, हमको इस पर बात करनी है। ये प्रश्न भी 2023 में पूछा गया था और इसको भी हमको 8 नंबर का प्रश्न है, यानी 125 वर्ड में इसको प्रिपेयर करना है। तो देखिए इसके पहले आप जान लीजिए कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 70% भाग पे क्या है, पानी है। 70% भाग पे पानी है, और पानी का जो सबसे महत्वपूर्ण भंडार है वो कहाँ पे, महासागरों में। तो देखिए महासागर संसाधनों का भंडार किस प्रकार से बनते हैं, हम एक एक करके बनाते हैं इस पॉइंट को। पहले हम पॉइंट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसका आंसर हम प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए पहला, संसाधनों का भंडार। हम जानते हैं कि महासागर जो होते हैं, महासागर जो होते हैं वो समुद्री जैव विविधता का एक बहुत बड़ा भाग है, ठीक। तो यदि अगर वहां पे होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, समुद्री जैव विविधता से हमको भोजन प्राप्त होता है। दूसरा, हमको औषधियाँ प्राप्त होती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिसका हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। देखिए एक संसाधन तो हमारे लिए बन गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार का साधन। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जब हमको बड़े बड़े सामानों का आयात या निर्यात करना होता है तो हम उस निर्यात को हमेशा क्या करते हैं, हम समुद्री मार्ग से ही करते हैं। तो समुद्री मार्ग यानी संसाधन
यानी महासागर क्या हैं, तो समुद्री मार्ग के भाग हैं, और यहाँ से हमको बहुत बड़ा परिवहन एवं संचार का साधन पर्याप्त होता है, यानी प्राप्त होता है। अगला, मत्स्य पालन। तो हम जानते हैं कि देखिए, हम मत्स्य पालन कितना भी पाल लें, उसमें से अधिकतम जो मत्स्य का जो उत्खनन होता है या फिर उत्पन्न होता है, वो कहाँ पे होता है, समुद्री भाग में होता है। और ये हमारे लिए भोजन का काम, और ये हमारे लिए व्यापार एवं वाणिज्य का काम भी इससे उत्पन्न होता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि महासागर क्या है, तो महासागर खनिज संसाधनों का भंडार है, खनिज संसाधनों का भंडार है। अब देखिए, महासागरों से हमें किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो महासागरों से हमें तेल एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। महासागर नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं, नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। आयोडीन हमको महासागरों से ही प्राप्त होता है। ठीक, दुर्लभ तत्व, दुर्लभ तत्व हमको महासागरों से ही प्राप्त होते हैं। नमक हमको महासागरों से प्राप्त होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महत्वपूर्ण जीवों द्वारा नैदानिक औषधियां बनाई जाती हैं, औषधियां जो केवल और केवल महासागरों यानी समुद्रों से ही प्राप्त होती है। देखिए, हमारा एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह हो गया। अब हम आते हैं महासागर और किसके भंडार, तो महासागर हमारे पास पर्यटन के भंडार। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ महासागर है, तो समुद्री बीच पर क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, पर्यटन का विकास होता है, जिससे क्या होता है, मूल्य का जन्म होता है, यानी हमारे पास रोजगार एवं व्यवसाय के नए नए साधन भी उत्पन्न होते हैं। फिर हम जानते हैं कि महासागर ऊर्जा के बहुत बड़े भंडार हैं, ऊर्जा के बहुत बड़े भंडार हैं। अब महासागरों से हमें कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो महासागरों से हमें ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा। बाकी हमने तेल और वहां की बात तो कर ली थी, हमको यहाँ से ये भी प्राप्त होता है। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो महासागर ही है। देखिए, अगर आपने इतने पॉइंटों पे सजा के और केवल अपनी भाषा दे के उत्तर लिखा, और आपकी भाषा एकदम सरल है, तो यकीन मानिए आप यहाँ भी 4.5 से 5.5 तक नंबर ले सकते हैं। बस आपको एक महासागर का एक मैप बनाना है और उनके अगल बगल होने वाली गतिविधियों को दर्शाना है। अंत में क्या करिए कि आप इसका एक बढ़िया कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि देखिए, महासागर वास्तव में महत्वपूर्ण संसाधनों के भंडार हैं। महासागर महासागर वास्तव में, ये मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, वास्तव में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संसाधनों के भंडार हैं, जो वैश्विक वैश्विक खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आवश्यकताओं, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता तथा सबसे इम्पोर्टेंट लिखें, सतत विकास के लक्ष्यों की स्थिरता में योगदान देते हैं, स्थिरता में योगदान देते हैं। आपने इतना लिखा, केवल कंक्लूजन। ऊपर आपने 2 लाइन का लिखा, क्या आपने इंट्रो लिखा, और आपने एक बढ़िया सा जो है पैराग्राफ बना के, पॉइंट बना के और ग्राफ बना के सूत्र को लिखा। आप यकीन मानिए आपको आराम से, मैं बोल रहा हूँ, 4.5 से 5 मार्क्स आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए, होता क्या है कि मेंस में हमको पॉइंट लिखने होते हैं, हमको अपना आंसर प्रिपेयर करना होता है। जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, इस प्रोग्राम में मैं आपको केवल और केवल PYQ प्लस हर विषय से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट बना के इस प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। और आप जुड़ना चाहें, 5 तारीख को इस प्रोग्राम की जो डिटेल है वो सबको प्रोवाइड करा दीजिएगा, जो लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। और आपको किस प्रकार से मेंस की तैयारी करनी है, प्लस इन सबके साथ मैं अपनी आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रदान करूंगा। लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे पास टोटल 8 पेपर हैं,
यानी 6 पेपर जीएस के, 1 पेपर हिंदी के, यानी 8 पेपर में हम 800 नंबरों की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे पेपर 24 में दें, 24 का मेंस लिख रहे हो, चाहे आपको 25 का मेंस लिखना, चाहे 26 का मेंस, यानी अगर आप इन चीज़ों से पास हो रहे, देखिए टोटल 520 तो PYQ ही हैं, 520 PYQ हैं, लगभग लगभग 300 आपको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। यदि आप इस 800 प्लस क्वेश्चन से गुजर गए तो यकीन मानिए आप अपने पूरे सिलेबस से गुजर चुके रहेंगे। आपके पास एक शॉर्ट नोट होगी, आपको लिखना तरीका प्राप्त हो जाएगा और आप मेंस की स्थिति में बहुत बेहतर होंगे। अभी आपने मेंस लिखा हो ना लिखा हो, आदमी जब मेंस लिखता 3 घंटे में तो हाथ कांपते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या लिखे क्या ना लिखें। आपका अंतिम सिलेक्शन जो है वो मेंस की परीक्षा के आधार पे ही होना है। तो यदि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अभी अगले 7 दिनों तक पर डे 2 क्वेश्चनों की सीरीज आएगी। जैसे ही समय थोड़ा सा बढ़ेगा इसको मैं 10 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। और जो डिटेल आंसर है, आंसर फॉर्मेटिंग है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप ग्रुप से ऐड हो लीजिए। वहाँ पूरी प्रक्रिया के तहत आपको सब चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपसे मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।